नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से आज की हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। वैवाहिक संबंधों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी और माइनर बच्चों की लेनी होगी जिम्मेदारी, कुछ मामलों में दी गई छूट। एनडीएमए के 18वें स्थापना दिवस का हुआ आयोजन, वॉलंटियरिज्म इन डिजास्टर मैनेजमेंट रखी गई है थीम, प्रधानमंत्री करते हैं अध्यक्षता। और एमटीपी एक्ट पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शादीशुदा और गैर शादीशुदा सभी महिलाओं को होगा अबॉर्शन का अधिकार, महिलाओं की बॉडी ऑटोनॉमी पर दिया गया जोर। चलिए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले एक बार फिर बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी पीडीएफ रोजाना उपलब्ध होती है। खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक संबंधों पर एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट के मुताबिक पति का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी और माइनर बच्चों को वित्तीय सहायता मुहैया कराए, फिर चाहे उसे धन शारीरिक श्रम के जरिए ही क्यों न कमाना पड़े। हालांकि इसमें प्रावधान यह भी है कि पति का शरीर काम करने में सक्षम होना चाहिए। कोर्ट ने यह फैसला एक ऐसे पति पत्नी के मामले में सुनाया जिसमें पत्नी ने अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया है। पत्नी का आरोप है कि पति द्वारा दहेज की मांग की जाती है और मानसिक शारीरिक कष्ट दिया जा रहा है। वहीं पति का कहना है कि पत्नी ने घर अपनी मर्जी से छोड़ा है। साथ ही माइनर चाइल्ड के डीएनए टेस्ट की मांग भी उन्होंने की है। पति ने अपने बिजनेस लॉस के चलते फाइनेंशियल सहायता देने से इनकार किया था। आपको बता दें कि कोर्ट का यह फैसला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत दिया गया है। इस धारा में पर्याप्त संसाधनों वाले व्यक्ति को अपनी पत्नी, माइनर बच्चे और माता पिता के भरण पोषण के इंतजाम के प्रावधान बताए गए हैं। इसमें तलाकशुदा पत्नी या पति द्वारा दूसरी शादी की स्थिति में त्याग दी गई महिला, विवाह या गैर विवाह से जन्मे माइनर बच्चों के भरण पोषण की बात की गई है। इसमें 18 साल से ऊपर दिव्यांग बच्चों के भरण पोषण की बात भी की गई है। हालांकि एडल्ट्री में रह रही महिला या बिना किसी ठोस कारण के पति से अलग रह रही महिला या आपसी सहमति से अलग रह रही महिला भरण पोषण को हासिल नहीं कर सकेगी। 28 सितंबर को एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अपना फाउंडेशन डे मनाया। ये एनडीएमए का 18वां स्थापना दिवस था। इस साल की थीम वॉलंटियरिज्म इन डिजास्टर मैनेजमेंट रखी गई थी। गौरतलब है कि एनडीएमए देश में आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार शीर्ष संस्था है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसका गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के जरिए किया गया था। इसका मकसद एक सुरक्षित और आपदा की चुनौती से निपटने के लिए तैयार भारत का निर्माण करना है। साथ ही आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति को अप्रूव करने की जिम्मेदारी एनडीएमए के पास है। एनडीएमए के बैकग्राउंड की बात करें तो अगस्त 1999 में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्व को समझते हुए हाई पावर्ड कमेटी गठित की। इसके अलावा 2001 के गुजरात भूकंप के बाद भी एक राष्ट्रीय समिति गठित हुई। पहली बार 10वीं पंचवर्षीय योजना में आपदा प्रबंधन पर एक अध्याय विस्तार से दिया गया। इसके बाद 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को अधिनियमित किया। इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के गठन का प्रावधान था। आपको बता दें कि डिजास्टर या आपदा एक ऐसी घटना है जो कि अचानक उत्पन्न होकर आम जनजीवन को प्रभावित करती है। इससे जनजीवन, संपत्ति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इन मामलों में स्थानीय निवासी इस स्थिति में नहीं होते कि वे खुद से इन चुनौतियों से निपट सकें, इसलिए बाहरी सहायता की जरूरत होती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एमटीपी एक्ट यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना है कि इस एक्ट और इसके रूल्स के तहत जिस तरह एक शादीशुदा महिला को अबॉर्शन का अधिकार है, उसी तरह एक गैर शादीशुदा महिला को भी यही हक है। कोर्ट ने कहा कि 2021 का एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट अपने ऑब्जेक्टिव और रीजंस में शादीशुदा और गैर शादीशुदा महिला में अंतर नहीं करता। इसलिए यह कानून सभी महिलाओं को अबॉर्शन का अधिकार देता है। इसी फैसले के साथ कोर्ट ने महिलाओं की बॉडीली ऑटोनॉमी पर काफी जोर दिया है। कोर्ट का मानना है कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी पूरी तरह से बॉडीली ऑटोनॉमी से जुड़ी है, यानी राइट टू चूज कॉन्ट्रासेप्शन, बच्चों की संख्या और अबॉर्शन जैसे सभी मुद्दों पर महिलाओं का अपना हक है। आपको बता दें कि भारत में अबॉर्शन कराने के मामले में 1971 के एमटीपी एक्ट को फॉलो किया जाता है। 2021 में एक संशोधन के जरिए इस कानून में कुछ बड़े बदलाव किए गए थे। इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दो बातें शामिल हैं। पहली बात,
कि मूल कानून में जहां केवल विवाहित महिलाओं को शामिल किया गया था, 2021 के अमेंडमेंट में अनमैरिड विमेन को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और दूसरी बात कि अबॉर्शन की लिमिट को 20 हफ्ते से बढ़ाकर 24 हफ्ते कर दिया गया। 2021 के कानून में कहा गया है कि 20 से 24 हफ्ते गर्भ के अबॉर्शन के अधिकार उन महिलाओं को मिलेगा जो सरकार नियमों से निर्धारित करेगी। इसके लिए 2021 में अमेंडमेंट रूल्स जारी किए गए और तय किया गया कि 20 से 24 हफ्ते गर्भ को अबॉर्ट करने का राइट रेप पीड़िता, माइनर, दिव्यांग, मेंटल रिटार्डेशन से पीड़ित महिला को ही मिलेगा। इसमें उन महिलाओं को भी शामिल किया गया जिनका मैरिटल स्टेटस प्रेगनेंसी के दौरान चेंज हो गया, यानी वे महिलाएं जो बाद में तलाकशुदा या विधवा हो गई। कोर्ट का इस नियम पर मानना है कि यह नियम केवल विवाहित महिलाओं को ही मान्यता देता है, जो कि आर्टिकल 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है। रेप पीड़िताओं के मामले में भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। बकौल सुप्रीम कोर्ट, सरकार को इस कानून में रेप पीड़िता की डेफिनेशन में बदलाव करने की जरूरत है। रेप पीड़िता की डेफिनेशन में मैरिटल रेप को भी शामिल करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत में मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है। आईपीसी की धारा 375 में एक एक्सेप्शन के चलते भारत में अभी मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसी कंट्रीज अब इसे अपराध मानती हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन गरुण लॉन्च किया है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय लिंक वाले ड्रग नेटवर्क्स को डिसमेंटल करना है। इस ऑपरेशन को इंटरपोल और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मदद से लागू किया जाएगा। इसमें ड्रग नेटवर्क्स को टारगेट करते हुए ड्रग पेडलर्स, हैंडलर्स, सपोर्टिंग एलिमेंट्स और प्रोडक्शन जोन के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। आपको बता दें कि सीबीआई का गठन 1 अप्रैल 1963 को गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा किया गया था। इसका गठन संथानम आयोग की सिफारिश पर हुआ था। वर्तमान में सीबीआई डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के तहत कार्यरत है। गौरतलब है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिलती है। इसके मुख्य काम है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और दुराचार आदि मामलों की जांच करना। इसके अलावा राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच करना। साथ ही यह भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम भी करती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। आइए अब देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, खबरों में रहा ऑपरेशन गरुण ड्रग नेटवर्क को डिसमेंटल करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसे किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? सीबीआई, डीसीजीआई, एनआईए या फिर एनएचए? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष भारत के गृह मंत्री होते हैं। सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है। भारत में मैरिटल रेप को अपराध नहीं माना गया है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर गलत कथन चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर केवल 3। आइए जल्दी से देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। बाथुकम्मा तेलंगाना, बोम्मई गोलू तमिलनाडु, नाडा हब्बा कर्नाटका। उपर्युक्त में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े या फिर एक भी जोड़ा सही नहीं है? और सही जवाब है इसका तीनों जोड़े सही हैं। बाथुकम्मा तेलंगाना, बोम्मई गोलू तमिलनाडु से संबंधित है। वहीं नाडा हब्बा कर्नाटक के मैसूर में मनाया जाने वाला दशहरा उत्सव है। अगला सवाल पूछा था मैंने, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सचिवालय स्थित है गुरुग्राम, नोएडा, नई दिल्ली, फरीदाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सचिवालय गुरुग्राम में स्थित है। तो उम्मीद है कि आज पूछे गए सवालों का जवाब आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको ये पहल कैसी लग रही है ये भी बताना नहीं भूलेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस बुलेटिन को शेयर भी करेंगे। फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई